हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रश्मिता हमारी यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक डिज़ीज़ के बारे में जिसका नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कि वेस्कुलैरिटी में इंटरप्शन होने की वजह से नेक्रोसिस हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। बोन जो कि एक लिविंग टिश्यू है जिसे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, जब उसके ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन आ जाता है उस क्लिनिकल कंडीशन को एवियन कहा जाता है। ये एवियन अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं हो पाता तो धीरे धीरे चल करके ये बोन को कोलैप्स कर देता है। इसीलिए इसका अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एवेस्कुलर नेक्रोसिस को ऑस्टियोनेक्रोसिस, असेप्टिक नेक्रोसिस, इस्चेमिक बोन नेक्रोसिस और बोन इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस वैसे तो शरीर में किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है, मगर इसकी जो कॉमन साइट है वो हिप है और जो इसके अदर साइट्स हैं वो दैट इंक्लूड्स शोल्डर्स, नीज, एंकल्स। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है। बायलैटरल ये 50% केसेस में देखने को मिलता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस वैसे तो किसी को भी हो सकता है, मेल या फीमेल को, बट इसका जो रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो 4:1 है। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस पेशेंट की 30s, 40s और 50s की एजेस में हमें देखने को मिलता है 75% केसेस में। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ एवियन। एवियन के कॉजेज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ट्रोमैटिक एंड नॉन ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक में ये होता है कि ट्रॉमा लगने की वजह से अगर हिप का डिसलोकेशन है या फिर फ्रैक्चर है सच एज नेक ऑफ फीमर, तो वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है उसमें कॉम्प्रेशन पड़ने की वजह से ब्लड का सप्लाई बोन को जाना बंद होता है, जिसकी वजह से एवियन ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रोमैटिक केसेस की, कॉजेज़ की। तो नॉन ट्रोमैटिक कॉजेज़ में देर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स और वी कैन से कॉजेज़, जिसमें कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की अगर हम बात करें तो यदि कोई पेशेंट जो है वो काफ़ी टाइम से अगर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, जैसे कि इफ़ इनटेक इज़ एक्सीडिंग 40 ml पर वीक, तो एवियन का जो रिस्क है वो 11 टाइम्स बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू रिस्क इन नॉन ड्रिंकर्स। ओके, क्योंकि अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से उसके लिवर में फैट डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से आगे चल के एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है एंड एवियन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और यदि पेशेंट की स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है काफ़ी लंबे समय से, तो आगे चल के सेम फैट लेवल जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई बोन को कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से एवियन होता है। और रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी बोन्स जो है वो वीक पड़ जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया हुआ या फिर ब्लड क्लॉट्स हुए या फिर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन हुई, ये सब जो आर्टरी को ब्लॉक करने की जो कंडीशंस है उसकी वजह से बोन को ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ये कंडीशन डेवलप होती है। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक डिजीजेस की, जैसे कि हाइपरलिपिडेमिया है, यानी कि लिपिड लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाना, या फिर गाउट जो है, उसमें क्या होता है कि सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एनहांस करते हैं क्लॉटिंग को, जिसकी वजह से एवियन की कंडीशन हो सकती है। कंडीशंस एसोसिएटेड विथ नॉन ट्रोमैटिक एवियन, तो इसमें आते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस, यानी कि ब्लड के अंदर गैस बबल्स का फॉर्म हो जाना, डायबिटीज़, HIV या फिर गाउचर डिजीज़, जिसके अंदर ऑर्गन के अंदर फैटी सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। फिर पेनक्रेटाइटिस हो गया या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, जैसे कि SLE वगैरह है, या जो कोलेजन डिजीजेज हैं, इन सब की वजह से क्या होता है आगे चल के एवियन जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। एवियन की जब शुरुआत होती है तो पेशेंट को शुरू में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, पेशेंट असिम्टोमेटिक होता है क्योंकि ये कंडीशन इनिशियली नॉन स्पेसिफिक होती है। उसके बाद आगे चल के जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है पेशेंट को जॉइंट पेन एक्सपीरियंस होता है टू द ग्रॉइन रीजन, और बाद में ये रेडिएट भी होने लगता है टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई या फिर बटक्स में। शुरुआत में क्या होता है कि जो अफेक्टेड जॉइंट है उस पर प्रेशर पड़ता है तो पेशेंट को दर्द का एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो रेस्टिंग फेज में भी है, इवन इफ प्रेशर इज़ नॉट ऑन द अफेक्टेड जॉइंट, तभी भी पेशेंट को पेन महसूस होता है। पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, काफ़ी पेनफुल मोमेंट्स होती हैं। उसके बाद में जॉइंट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और जॉइंट जो होती है वो डिफॉर्म भी होने लगती है। और जैसे जैसे ये कंडीशन प्रोग्रेस होती है लिम्पिंग गेट हमें मिलता है, पेशेंट जो होता है वो अपने पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठ पाता। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की।
यदि हम पेशेंट को देखें तो पेशेंट की जो गेट है वो चेंज हो जाती है, लिम्पिंग होने लगती है पेशेंट को, उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। उसके बाद उसकी जॉइंट जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती हैं, बोन के अराउंड टेंडरनेस मिलती है, मसल वास्टिंग होने लगती है। उसके एक्सरेज अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि क्रिसेंट साइन डेवलप हो जाता है, फीमोरल हेड जो है वो कोलैप्स हो जाता है, फ्लैटनिंग हो जाती है जॉइंट सरफेसेस की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। यदि मैं एक्सरे की बात करूं तो एक्सरे में इनिशियल जो एवियन की स्टेज है वो नहीं दिखाई देती। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है, एडवांस होती है, हमें बोन सिस्ट, स्क्लेरोटिक जो चेंजेस हैं, आर्थराइटिक चेंजेस है वो दिखाई देते हैं एक्सरे में। एमआरआई जो है उसमें इनिशियली ही पता चल जाता है, इसलिए एमआरआई जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है एवियन के लिए, इनिशियल जो अर्ली डायग्नोसिस है उसके लिए। बोन स्कैन की बात करूँ तो जहाँ पर एवियन ये कंडीशन डेवलप हुई है वहाँ पर हमें कोल्ड स्पॉट्स दिखाई देते हैं इन बोन स्कैन। बात करते हैं स्टेजिंग ऑफ एवियन के बारे में। आर्लेट फाइकेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले एवियन के ग्रेडेशंस किए थे, जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, और कुछ टाइम के बाद आगे चल के उसमें 4th स्टेज भी ऐड हो गई थी। तो ऐसे फाइकेट, आर्लेट, आर्को और स्टीनबर्ग करके बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे, जिसमें से हिप की ऑस्टियोनेक्रोसिस के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो फाइकेट सिस्टम होता है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द फाइकेट स्टेजिंग ऑफ एवियन। ओके, तो उसमें हमें 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टेज 1 जो होती है, और हाँ, ये जो फाइकेट स्टेजिंग है वो रेडियोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से इन्होंने स्टेजिंग बताई है, ठीक है। तो जो स्टेज 1 होती है उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता एक्सरे में। हमें एमआरआई से ज़रूर पता चल सकता है कि अर्ली जो है वो स्टेज हो चुकी है एवियन की। और जो स्टेज 2 होता है उसमें हमें एक्सरे में सिस्टिक चेंजेस और स्क्लेरोटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टेज 3 में हमें क्रिसेंट साइन मिलता है। क्रिसेंट साइन क्या है वो हम आगे बात करते हैं। फिर स्टेज 4 में हमें क्या मिलता है कि ये जो डिजीज़ की जो कंडीशन है वो प्रोग्रेस हो जाती है, उसमें फीमोरल जो हेड होता है वो कोलैप्स हो जाता है फीमर का। उसके अलावा जॉइंट स्पेसेस जो है उनकी फ्लैटनिंग हो जाती है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन इसमें डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अब हम जैसा कि इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फाइकेट क्लासिफिकेशन में स्टेज 1 में जो प्री रेडियोग्राफिक बताया गया है, जिसमें कि अगर हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक्सरे में कुछ नहीं दिखने वाला है शुरू की स्टेज में, लेकिन एमआरआई में इडीमा पता चल जाता है। फिर सेकेंड स्टेज जो है उसमें हमें मिक्स्ड स्क्लेरोटिक और सबकॉन्ड्रल सिस्ट मिलते हैं, एमआरआई में इडीमा मिल सकता है। और जो स्टेज 3 होता है उसमें हमें क्रिसेंट साइन मिलता है। ये क्रिसेंट साइन क्या होता है? तो जो ऑस्टियोस्क्लेरोसिस जिस मार्जिन पे होता है, जहाँ पर कि नई बोन जो है वो पुरानी ट्रोबैक्यूले पे अटैच होती है, तो वो ट्रोबैक्यूले पे जब प्रेशर होता है, स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो वो बर्स्ट हो जाता है, फ्रैक्चर होता है। सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर होने की वजह से एक लाइन सी फॉर्म हो जाती है, जिसे जो कि एक क्लेफ्ट लाइक होता है, जिसे हम क्रिसेंट साइन बोलते हैं, एंड दैट विल इंडिकेट कि ये स्टेज 3 है। ओके, और एमआरआई में भी हमें नेक्रोसिस मिल ही जाता है। और अगर हम 4th की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्थराइटिक कंडीशन डेवलप हो चुकी है, क्योंकि जो फीमोरल हेड होता है वो फ्रैक्चर की वजह से ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, और वहाँ का जो जॉइंट स्पेस है उसमें रिडक्शन आ जाता है, घर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस से कंडीशन डेवलप हो जाती है। एमआरआई में भी सेम देखने को मिलेगा। जैसा कि इस डायग्राम में, जैसे कि इसमें आप देख ही सकते हैं कि स्क्लेरोसिस दिख रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबकॉन्ड्रल सिस्ट दिख रहा है, तो ये स्टेज 2 है। और ये दिस इज द क्रेसेंट साइन, कैन यू सी द क्लेफ्ट? हाँ, दैट इज क्रेसेंट साइन, दैट इज दिस इंडिकेट्स ये तीसरा स्टेज है। एंड ये जो एडवांस्ड डीजेनरेटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टेज नंबर 4। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट जो है एवियन की, उसके गोल्स हैं टू इम्प्रूव जॉइंट, स्टॉप बोन डैमेज एंड ईज पेन। और ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ चीज़ों पे, जैसे कि एज क्या है पेशेंट की, स्टेजिंग क्या है डिजीज़ की, अमाउंट ऑफ डैमेज कितना है, और स्टेज मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, यानी कि कंजर्वेटिव पार्ट की बात करें, तो पेशेंट को इमोबलाइज किया जा सकता है। पेशेंट की कंडीशन अगर ब्लड क्लॉट्स की वजह से ये डिजीज़ हुई है तो उसमें ब्लड थिनर्स दिए जा सकते हैं। पेन को कम करने के लिए एनसेट्स का यूज़ किया जा सकता है। फीमोरल हेड कोलैप्स ना हो, ये प्रोसेस थोड़ी डिले हो जाए, उसके लिए बिसफॉस्फोनेट्स दिए जा सकते हैं। फिर स्टैटिन्स जो है उसकी वजह से लिपिड जो है वो लिपिड जो है उसका डिपोजिशन जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है वेसल्स में, और पेशेंट जो है वो क्रचेस का यूज़ कर सकता है।
पेशेंट को जब मेडिसिन लेने के बावजूद भी कोई आराम नहीं होता और पेनफुल और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बनी रहती है, प्रोग्रेसिव ही कंडीशन है, तो ऐसे में फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है। अगर मैं कोर डिकम्प्रेशन की बात करूं तो जैसा कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो नेक्रोस्ड पार्ट है उसकी सर्जिकल ड्रिलिंग हो रही है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो इंटरनल प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है उसको रिलीज़ कर सके, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर सके। तो ये जो है ये स्टेज 1 एंड 2 में किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड जो प्रोसीजर है वो है कोर डिकम्प्रेशन विद बोन ग्राफ्ट। तो इसमें जो नेक्रोस पार्ट है उसमें सर्जिकल ड्रिलिंग करके जो हेल्दी बोन है वहाँ से एक हिस्से को रिमूव करके इसमें अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेस्कुलराइज्ड फिब्रिलर ग्राफ्ट की। इसमें सबसे पहले जो नेक्रोस्ड एरिया है ना उसको निकाल दिया जाता है और फिब्रिलर बोन को उसके ब्लड सप्लाई के साथ में फीमोरल हेड जो है उस पर अटैच कर दिया जाता है और उसका जो ब्लड सप्लाई है उसको एनास्टमोस कर दिया जाता है विद द वेसल्स एट द हिप। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है वो यंगर पेशेंट्स में ही किया जाता है। ओके, सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसमें होता यह है कि जो अफेक्टेड जॉइंट है उसे रिमूव किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक जॉइंट। ये स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में किया जाता है। अगर हम हिप की बात करें तो हिप में टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसे कि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं, वो की जाती है। ये 3 टाइप से होती है, या तो पूरी तरह से हिप रिप्लेस किया जाता है हिप जॉइंट, या फिर पार्शियल किया जाता है जिसे हेमी आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं, और एक हिप रीसरफेसिंग करके होता है। तो फर्स्ट टाइप में जहाँ पे टोटल हिप रिप्लेसमेंट है वहाँ पर जो डैमेज सेक्शन ऑफ हिप होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद आर्टिफिशियल इम्प्लांट, जिसमें कि जो सॉकेट है उसको रिप्लेस किया जाता है विद ड्यूरेबल प्लास्टिक कप, और जो फीमोरल हेड होता है उसे रिमूव किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है विथ अ बॉल। वो जो बॉल है उसको अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल स्टेम और उसको इंसर्ट किया जाता है इनटू द टॉप ऑफ फीमर। अब बात करते हैं पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, जिसे हेमी आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिप जॉइंट का केवल एक साइड को ही रिप्लेस करते हैं, जो फीमोरल हेड है सिर्फ उसको। और जो हिप रीसरफेसिंग होता है जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट का अल्टरनेटिव है, वो उसमें क्या होता है कि जो फीमर का हेड होता है उसके ऊपर कैप को प्लेस किया जाता है और एसिटाबुलम पे भी कैप को प्लेस किया जाता है। तो ये यंगर पेशेंट्स में होता है, जो पेशेंट 60 साल से कम हैं और जिनको ऑस्टियोनेक्रोसिस की कंडीशन है उनमें ये किया जाता है। तो अब हम अब कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि ऑस्टियोटोमी। तो इसमें क्या होता है कि जो बोन है जिस पे स्ट्रेस आ रहा है या फिर जो जॉइंट है उसको कट करके उसकी अलाइनमेंट को चेंज किया जाता है। ये यंगर पेशेंट्स में किया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि बोन की ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो एवियन की ऐसी कंडीशन जो कि स्टेरॉयड और अल्कोहल इंड्यूस्ड है उसका बहुत ही वर्स प्रोग्नोसिस है। और अगर हम एवियन की बात करें तो ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जो कि प्रोग्रेसिव ही होने वाली है, और जिसे भी एवियन होता है उसे अगले 5 साल में सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो ही जाती है। इसलिए हम बात करेंगे इसके केयर की, तो इसमें पेशेंट को रेस्ट दिया जाता है ताकि बोन डैमेज जो है वो थोड़ा डिले हो, प्रिवेंट हो सके। उसके अलावा एक्सरसाइज, ताकि रेंज ऑफ मोशन जो है वो बनी रहे। उसके अलावा प्रिवेंशन की अगर बात करें तो अल्कोहल जो है वो पूरी तरह से बंद करना चाहिए, स्मोकिंग पूरी तरह से बंद करना चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू फ्लेयर इन्फ्लेमेशन इनसाइड द आर्टरीज। तो स्मोकिंग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। फिर पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जांच होती रहनी चाहिए, उसे रेगुलेट करना चाहिए, या फिर जो भी एसोसिएटेड कंडीशंस के बारे में हमने बात की थी वो भी रेगुलेट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अगर हम बात करें जो पेशेंट स्टेरॉयड थेरेपी हैं तो उनकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।